Hello friends, my name is Ankit Pilshrest. I am the Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपसे ऑपरेशनल रिसर्च में बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च और ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया है। आज की डेट में आज मैं आप लोगों के सामने ऑपरेशनल रिसर्च का नया टॉपिक सिंप्लेक्स लेके आया हूँ। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायरेक्ट एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द सिंप्लेक्स मेथड। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रही है? फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी शुड बी मेड पर वीक बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। यानी कि ए और बी के हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी बतानी है कि हम पर वीक इनकी कितनी क्वांटिटी बनाएं सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके। इफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 4 hours ऑफ लेबर। प्रोडक्ट ए की मैन्युफैक्चरिंग करने में 2 kg हमारा रॉ मटेरियल लगता है और 4 hours यानी 4 घंटे लेबर लगती है, तब हमारा प्रोडक्ट ए का एक प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट जो है बनके तैयार होती है 2 kg रॉ मटेरियल में और 4 hours लेबर में। सिमिलरली प्रोडक्ट बी की एक यूनिट बनाने में हमको 3 kg रॉ मटेरियल लगता है और 3 hours ऑफ लेबर लगती है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बी का एक यूनिट बनके तैयार होती है। अब आगे कह रहा है एवरी वीक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 60 kg एंड 96 hours ऑफ लेबर। हर वीक जो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो मैक्सिमम 60 kg है। यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट बाय सेलिंग ए एंड बी इज ₹40 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। मतलब पर यूनिट एक यूनिट को सेल करने में 40 रुपीज का प्रॉफिट होता है और बी के एक यूनिट को सेल करने में 35 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो हमको बताना है कि मैं ए और बी की कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करूं कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अब इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं। जो हमारा स्टेप नंबर 1 जैसा ग्राफिकल मेथड में था फॉर्मुलेट करना, सिमिलरली स्टेप नंबर 1 यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि हम पहले इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। तो फॉर्मुलेट करेंगे तो क्या होगा कि कहेंगे माना मैंने प्रोडक्ट ए के x1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं और प्रोडक्ट बी के x2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ए के एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में 40 रुपीज का प्रॉफिट होता है और प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में 35 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो प्रोडक्ट ए के x1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 40 रुपीज का होगा, 40 इंटू x1। और सिमिलरली प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग ए को सेल करने में 35 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रोडक्ट बी के x2 यूनिट को सेल करने में जो प्रॉफिट होगा वो 35 रुपीज का होगा। तो हम यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड, ये सॉल्यूशन है हमारा। मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 40x1 प्लस 35x2। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमारे कांस्टेंट इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए यहां लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए के एक क्वांटिटी को बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी की एक क्वांटिटी को बनाने में 3 kg रॉ मटेरियल लगता है। अब मैं प्रोडक्ट ए की कितनी क्वांटिटी बना रहा हूँ, x1 क्वांटिटी बना रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ए की x1 क्वांटिटी बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 2x1। प्रोडक्ट बी की x2 क्वांटिटी बना रहा हूँ, तो एक क्वांटिटी बनाने में 3 kg रॉ मटेरियल है, तो x2 क्वांटिटी बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 3 इंटू x2। और हमारा जो पर वीक जो अवेलेबल है रॉ मटेरियल वो क्या है, 60 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल सम जो होना चाहिए वो 60 kg से कम ही होना चाहिए। तो पहली कांस्टेंट इक्वेशन हम रॉ मटेरियल की हेल्प से निकालें तो हमारी जो पहली कांस्टेंट आ जाए इक्वेशन आ जाएगी 2x1 प्लस ये 2x1 और दूसरा यहां से
3x2 कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो टोटल सम है इज लेस देन और इक्वल टू 60। दिस इज अवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपने लेबर, हमारे लेबर की कंडीशन ली हुई है कि प्रोडक्ट ए के एक क्वांटिटी को बनाने में जो लेबर लग रही है वो 4 आवर ले रही है। एक प्रोडक्ट, एक यूनिट को प्रोडक्ट करने में 4 आवर लेबर लग रही है। तो x1 यूनिट प्रोडक्ट करने में कितनी लेबर लगेगी, 4 into x1। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को बनाने में 3 आवर लेबर लग रही है। तो x2 यूनिट बनाने में कितनी लेबर लगेगी, 3 into x2। और टोटल जो लेबर है वो क्या है, 96 आवर से कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा लेबर के हिसाब से, यहाँ हम लेबर है, यहाँ लेबर है और ये है। तो हम इन दोनों को, इन तीनों को देखें तो यहां से जो दूसरे कंस्ट्रेंट इक्वेशन आई वो आ जाएगी हमारी 3x1 प्लस 3x1, ओ सॉरी यहां से ये 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 96। दिस इज अवर सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, यहां मेरा स्टेप नंबर 1 जो मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर्मुलेशन होता है वो स्टेप मेरा यहां से फिनिश हुआ फ्रेंड्स। अब मैं अपना स्टेप नंबर 2 पे चलता हूं। अब हमारा जो मेन है कि कैसे हम इसमें सिंप्लेक्स लगाएंगे, यहां से चालू होगा। तो स्टेप नंबर 2 पे बात करूं तो हम देखेंगे कि दिस इज द स्टेप नंबर 1। इसको मैं स्टेप नंबर 1 दे दूं। अब मेरा आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमारा जो पहला कंस्ट्रेंट है क्या है, 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 16। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटी है। तो मेरे को दोनों का बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल, एक हमें स्लैक वेरिएबल, ये लेफ्ट हैंड साइड स्लैक कर रही है राइट हैंड साइड से। तो यहां पर बैलेंस इक्वल टू बनाने के लिए मेरा एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको मैं स्लैक वेरिएबल कह रहा हूं। स्लैक मतलब कमी है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कमी है तो इसकी भरपाई करने के लिए जो वेरिएबल ऐड होगा वो स्लैक वेरिएबल होगा। तो हमारी जो कांस्टेंट इक्वेशन आ जाएगी वो यहां से क्या आ जाएगी, 2x1 प्लस 3x2 अब कम है तो प्लस s1 इक्वल्स टू 60। फ्रेंड्स, हमने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में छोटा था, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल ऐड किया, s1 वेरिएबल ऐड किया। दिस इज द स्लैक वेरिएबल। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से छोटी है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए एक यहाँ पर भी एक स्लैक वेरिएबल s2 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4x1 प्लस 3x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 96। तो ये जाके हमारी जो इक्वेशन 1 कह दें इसको हम, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो इस तरीके से हमारा जो वेरिएबल है, ये इक्वेशन है कंस्ट्रेंट इक्वेशन, उसको हम लोग मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, इसमें भी यहाँ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि 40x1 प्लस 35x2। अब यहाँ s1 इनिशियली नहीं था तो यहाँ पर 0s1 प्लस 0s2। इस तरीके से मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन में भी चेंज आ जाएंगे। और तीसरी बात कि यहाँ पर x1, x2, s1 and s2 and s2 all 3 all 4 are greater than or equals to 0। तो ये जाके हमारा स्टेप नंबर 2 क्लियर हुआ। तो स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, बस अपना जो इक्वेशन है उनको बराबर करने के लिए मैंने यहाँ पर
क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। मैंने आप लोगों को बताया था ग्राफिकल मेथड में कि जनरली मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू टाइप होते हैं। तो जहां भी कंस्ट्रेंट, चाहे वो मिक्स्ड प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कभी कभी मिक्स्ड प्रॉब्लम हो सकता है प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो और उसमें कुछ कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होंगे ऑब्वियसली, और हो सकता है कुछ कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू टाइप में हो। तो उस केस में भी आप लोग जो है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अपना स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां भी कंस्ट्रेंट हमारा लेस देन और इक्वल टू टाइप आता है, तो उस केस में हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि मैंने S1 और S2 स्लैक वेरिएबल इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सिंप्लेक्स का स्टेप नंबर 2 हो गया। अब फ्रेंड्स मैं आगे चलता हूं। अब मैं इसका जो है स्टेप नंबर 3 की चर्चा करूंगा, जो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस स्टेप को हमको स्टेप नंबर 3 जो सिंप्लेक्स का मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं फ्रेंड, उसको थोड़ा सा अच्छे से हमको समझना है कि उसमें क्या होने वाला है। थोड़ा सा देखेंगे, इसको वॉच आउट करेंगे। स्टेप नंबर 3 फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, हमारा स्टेप नंबर 3 में हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो मैट्रिक्स में कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, हमको वो देखनी है। पहला एक कॉलम आता है जिसको हम EI कॉलम बोलते हैं, अभी मैं बताऊंगा EI क्या है। फिर उसके बाद दूसरा जो कॉलम आता है जिसको हम बेसिस बोलते हैं, बेसिस कॉलम, बेसिस कॉलम। इस मैट्रिक्स का जो तीसरा कॉलम होता है इसमें हम वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल कौन सा है, पहला वेरिएबल x1 है, फिर दूसरा वेरिएबल x2 है, फिर तीसरा वेरिएबल s1 है और चौथा वेरिएबल s2 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहला EI, दूसरा बेसिस, फिर उसके बाद जितने भी वेरिएबल हो इक्वेशन में उन सभी वेरिएबल को हम लोग लिख देते हैं, x1, x2, x3, s1 एंड s2। और फिर अगला कॉलम हमारा BI कॉलम होता है, दैट इज द BI कॉलम। फिर उसके बाद अगला जो कॉलम होता है दैट इज द QI कॉलम, QI कॉलम। अब इनिशियली जो मैट्रिक्स होती है उसमें बेसिस में कौन से वेरिएबल आते हैं, इनिशियली जब हम सॉल्व करें तो सबसे स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हम मान लें कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में मैं x1 और x2 को 0 पुट कर रहा हूं। मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में x1 और x2 को 0 पुट करूं तो मेरा दिस 0 आएगा क्या, s1 = 60 और s2 बराबर 96। यही तो सॉल्व होके आएगा, s1 बराबर 60 और s2 बराबर 96। तो जो मेरे बचे इनिशियली x1 और x2 को 0 पुट करने के बाद मेरा क्या बचा, हमारे वेरिएबल बचे s1 और s2। तो s1 और s2 वेरिएबल हमारे बेसिस में आ जाएंगे। हमारे बेसिस में जो वेरिएबल आएंगे वो कौन से होंगे, s1 एंड s2। इनिशियली s1 और s2 वेरिएबल मेरे किस में आ जाएंगे, बेसिस का पार्ट बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, s1 की वैल्यू क्या आई थी 60 और s2 की वैल्यू क्या आई थी 96। तो जो s1 और s2 की वैल्यू आ रही है वही मेरी BI वैल्यू होगी। s1 की वैल्यू कितनी थी 60 और s2 की वैल्यू कितनी आई थी 96। समझ में आया फ्रेंड्स, s1 और s2 की जो वैल्यू आई वही मेरी BI वैल्यू हो जाएगी। और EI वैल्यू क्या है, फिर मैं देखूंगा कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन, मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन में जो बेसिस में मेरे वेरिएबल हैं उनका कोफिशिएंट क्या है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहां हम देख रहे हैं कि बेसिस में वेरिएबल s1 s2 है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके कोफिशिएंट क्या है, 0 और 0 कोफिशिएंट है। तो EI वैल्यू क्या हो जाएंगी, s1 की भी EI वैल्यू 0 और s2 के लिए भी इसका कोफिशिएंट 0। दिस इज माय EI वैल्यू। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 इनकी सबकी वैल्यू को पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है 2 है, दूसरे में x2 का, पहली इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट क्या है 3 है, पहली इक्वेशन में s1 का कोफिशिएंट 1 है और s2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब वो 0 होगा।
सिमिलरली हम S2 के दूसरी इक्वेशन के लिए करेंगे कि हमारा x1 का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 4 है, x2 का कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन नंबर 2 में, वो 3 है, S1 का कोफिशिएंट 0 होगा और S2 का कोफिशिएंट हमारा यहाँ 1 है। तो ये मेरी ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद जब ये इतना लिखने के बाद अब हमारा जो अगला रो आएगा दैट इज द CJ रो। नेक्स्ट इज द CJ रो। CJ रो का मतलब है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन वेरिएबल x1, x2, s1, s2 का जो कोफिशिएंट है दैट वैल्यू इज द CJ रो। तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देख सकते हैं कि हमारा x1 का कोफिशिएंट कितना है, 40 है, तो मेरी पहली वैल्यू 40 आएगी। x2 का कोफिशिएंट कितना है, 35 है, तो दूसरी वैल्यू 35 आएगी। s1 का कोफिशिएंट क्या है, 0 है और s2 का कोफिशिएंट भी मेरा 0 है। तो दिस इज माई CJ रो। CJ रो में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है दैट रो इज नोन एज CJ रो। आई थिंक आपको यहां तक CJ रो तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगला जो रो होता है, अगला रो होता है दैट इज द डेल्टा ZJ रो। ZJ रो होती है अगली। इसका जो ZJ का जो ZJ होता क्या है, ZJ इज द समेशन ऑफ EI इंटू AI। ZJ EI इंटू AI का समेशन है। अब देखिए EI इंटू AI का क्या मतलब है, ZJ कैसे लिखेंगे, EI दिस इंटू दिस, पहला x1 के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं तो दिस इंटू दिस, 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 4 0, तो इन दोनों का सम है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो ये क्या आएगा, पहला क्या आ जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ZJ का पहला जो x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0। सिमिलरली हम x2 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना चाहेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो हमारा यहाँ भी क्या आ गया, हमारा 0 ही आएगा। इसी तरीके से हम s1 का भी करेंगे तो वो भी 0 आएगा और s2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आएगा। दिस इज माई ZJ रो। तो यहां तक ZJ रो क्या होती है ये आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जो लास्ट आता है दैट इज द डेल्टा J रो। डेल्टा J रो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज CJ माइनस ZJ। CJ वैल्यू में से ZJ वैल्यू घटाएंगे वही हमारा डेल्टा J रो हो जाएगी। तो CJ x1 के कॉरस्पॉन्डिंग CJ वैल्यू कितनी है 40 और ZJ वैल्यू कितनी है 0, तो 40 माइनस 0 तो क्या आएगा हमारा यहाँ 40 आएगा। सिमिलरली 35 माइनस 0 तो यहाँ भी 35 आएगा। तो उसके बाद 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0। दिस इज माई डेल्टा J रो। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, लोगों को कंफ्यूजन हो, इस स्टेप को मैं यहाँ तक की जो बात है उसको मैं दोबारा से दोहराता हूँ। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे जो बेसिस वेरिएबल x1 x2 हैं उनको हम 0 पुट करते हैं। फिर हमारा जो बेसिस में जो वेरिएबल आ जाते हैं वो कौन से आ जाते हैं, s1 और s2 आ जाते हैं। EI क्या है हमारा, EI हमारा इन बेसिक वेरिएबल जो बेसिस में वेरिएबल लिखे हैं उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोफिशिएंट है दैट इज द EI वैल्यू। फिर हमारे जो जितने भी वेरिएबल हमारे इक्वेशन में आ रहे हैं उन सभी वेरिएबल को हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला जो कॉलम होता है वो BI कॉलम होता है और अगला कॉलम थीटा I होता है जिसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। फिर हमारे जो पहली इक्वेशन में जो x1 का कोफिशिएंट है वो यहाँ आएगा, x2 का कोफिशिएंट है वो यहाँ आएगा, s1 का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, s2 का कोफिशिएंट। पहली इक्वेशन में जो जो इन वेरिएबल के कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट को मैं यहाँ लिख दूंगा। BI वैल्यू क्या है हमारी, s1 और s2 की जो वैल्यू आई ये पुट करने के बाद बेसिस में जो वेरिएबल है उनकी जो वैल्यू होती है वो BI वैल्यू होती है। फिर उसके बाद सिमिलरली हमारे इक्वेशन नंबर 2 में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा।
फिर उसके बाद हमारा जो सीजे वैल्यू होता है, सीजे वैल्यू हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे वेरिएबल के कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यू हमारी सीजे वैल्यू होती है। जैसा आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का कोएफिशिएंट क्या है 40, तो ये 40 आ गया, x2 का कोएफिशिएंट 35 आ गया, x1 का कोएफिशिएंट 0 और x2 का कोएफिशिएंट भी 0। फिर अगला हमारा होता है ZJ रो। ZJ रो में हम कैसे निकालते हैं, हम पहले दिस इनटू दिस समेशन ऑफ ei इनटू a है, किस वेरिएबल का इससे मल्टीप्लाई प्लस दिस इनटू दिस, तो ये 0 था तो इस बात से सभी 0 आ गए, यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो सभी यहाँ पे ये इस स्टेप में सारे ये 0 आ गए। फिर हमारा अगला जो रो होता है दैट इज द ZJ रो। ZJ रो कैसे निकालते हैं हम, CJ माइनस ZJ, CJ में से ZJ लगाया तो 40 माइनस 0 40, 35 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि ये हमारी एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा आप हमेशा याद रखिए, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब आएगा जब हमारे ZJ जो रो है उसके सारे जो वैल्यू हैं या तो वो नेगेटिव हो जाए या 0 हो जाए। जब तक ZJ रो में पॉजिटिव वैल्यू बनी रहेगी इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन, तब तक हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं हो सकता। अभी हम देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव बनी हुई है, ये तो 0 0 है पर ये दोनों वैल्यू अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है, तो अभी हम इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं कर सकते। जब तक हमारी पॉजिटिव वैल्यू ZJ रो में मौजूद रहेंगी तब तक हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होगा। ऑप्टिमम तब होगा या तो सारी वैल्यू नेगेटिव या 0 हो जाएंगी, तब मैं कहूंगा कि हमारा जो सॉल्यूशन ऑप्टिमम आ चुका है। तो इस केस में हम हमारा अभी भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम अगला जो हमारा सिलेक्शन होता है दैट इज द की कॉलम सिलेक्शन। तो की कॉलम सेलेक्ट करने के लिए जो हमारा ZJ वैल्यू आई है इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हम सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहां देख सकते हैं कि ये 0 है, ये 0 है, ये 35 है, ये 40 है, तो 40 इज माई मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दिस मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है दैट इज माई की कॉलम। इसको मैं क्या कहूंगा, की कॉलम। दिस इज माई की कॉलम। इस की कॉलम में आप देख रहे हैं दिस इज माई की कॉलम। अब अगला जो स्टेप है, यदि की कॉलम मालूम पड़ गया तो हमारी अब हम क्या निकालते हैं, अपना थीटा आई वैल्यू निकालते हैं। तो जो मेरी थीटा आई वैल्यू होती है दैट इज द रेशियो ऑफ बी आई, थीटा आई इज द रेशियो ऑफ बी आई डिवाइडेड बाई ए आई ऑफ की कॉलम। की कॉलम के जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड करते हैं हम बी आई से। जैसे हमारा की कॉलम ये आया, हम बी आई वैल्यू 60 है, इस 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से थीटा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 30 आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारा जो की कॉलम है वो है इसका 96, बी आई वैल्यू 96 है और ये क्या है 4, तो 96 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये वैल्यू 24 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, 24 आ जाएगी। अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है थीटा आई वैल्यू की कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। की कॉलम हमने किस बेसिस पे सेलेक्ट किया, जो हमारी डेल्टा जे में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा वो मेरा की कॉलम होगा। हमेशा याद रखिए इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थीटा जे वैल्यू के में जो हमारी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा दैट इज माय की कॉलम। जैसे कि मैं इस प्रॉब्लम में देख सकता हूं, ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमारा जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू था वो 40 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम था वो मेरा की कॉलम हो गया। फिर मैं की कॉलम जब मेरा फाइंड हो गया, फिर मैं थीटा आई फाइंड करता हूं। तो थीटा आई क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ बी आई डिवाइडेड बाई ए आई ऑफ की कॉलम।
तो BI मेरा यहाँ 60 था और की कॉलम का x1 का कोएफिशिएंट मेरा क्या था 2 था, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 30 आया। फिर हमने इसके लिए निकाला तो 24 डिवाइडेड बाई 96 डिवाइडेड बाई 4, तो ये मेरा 24 हो जाए आया। अब मेरा अगला सिलेक्शन होता है की रो का सिलेक्शन। हम किसका सिलेक्शन करते हैं? सिलेक्शन ऑफ की रो। तो की रो कैसे सिलेक्ट करते हैं? की रो सिलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स जो मेरी थीटा आई वैल्यू होती है ऑलवेज टाइम, चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो चाहे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, हमारा जो की रो का सिलेक्शन होगा वो इस बेसिस पर होगा कि थीटा आई की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव भी होना चाहिए और लीस्ट पॉजिटिव, थीटा आई में जो सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी रो होगी दैट इज माई की रो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 24 है, ये 30 है, ये 24 है, तो 30 और 24 में सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? 24 होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो रो हो गई दैट इज माई की रो। तो ये मेरी क्या हो जाएगी? की रो। तो मेरा की कॉलम आ जाएगा और की रो आ जाएगा। तो इस की रो और की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एलिमेंट आया इसमें ये कॉमन है, ये की रो में भी आ रहा है और की कॉलम में भी आ रहा है, इसलिए दिस एलिमेंट इज माई की एलिमेंट। इसको मैं की एलिमेंट कहूंगा। दिस एलिमेंट इज नोन। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो एलिमेंट आया वो की एलिमेंट आया। तो जब हम की एलिमेंट पता कर लेंगे उसके बाद हम क्या स्टेप हमारा क्या होगा? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये मेरा की एलिमेंट आया है और ये की रो आया है। तो की एलिमेंट की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा वेरिएबल है वो x1 है और की रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिस में जो वेरिएबल है वो x2 है। तो अगले स्टेप में आप याद रखिए कि ये जो वेरिएबल है वो इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि x2 की जगह हमारा x1 आ जाएगा। तो मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का रिराइट करने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप को आप देखें। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहली बात क्या आएगी? हमारा इस वेरिएबल को S2 वेरिएबल को की रो के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस में जो वेरिएबल है उसको की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता है वो रिप्लेस करता है। तो मेरा जो S2 की जगह क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा। तो बेसिस में थोड़ा चेंज होगा। तो अगला जो मैं देखूं तो हमारा स्टेप नंबर 4 जो होगा, स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 4 में आप EI, ये कॉलम तो सारे वही होंगे, EI, अगला हमारा बेसिस, फिर उसके बाद अगला जो EI अगला कॉलम थोड़ा दूर दूर कराते हैं, बेसिस, फिर उसके बाद अगला जो मेरा होगा वो x1 ही होगा, x1, फिर उसके बाद अगला जो होगा वो x2 ही होगा, x2, x1, x2, s1, s2, ये सभी वही होंगे और BI आएगा। कॉलम का जो नेमिंग है वो वही होगी और ये थीटा आई। अब जो चेंज आने वाला है हमारा S1 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि S1 रिप्लेस नहीं हुआ है, S1 तो अभी भी बेसिस में है। हमारा क्या जो S2 वेरिएबल था वो मेरा बेसिस से हट के यहाँ जो वेरिएबल आ जाएगा बेसिस में वो x1 वेरिएबल आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो EI क्या होता है? EI मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे बेसिस में जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट। तो S1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अभी भी 0 है, तो S1 EI वैल्यू यहाँ 0 आएगी। और x1 का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना आ गया है? 35 आ जाता है। यहाँ सॉरी x2 यहाँ पर क्या आया? हमारा x1 आया। x1 का कोफिशिएंट हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखें तो x1 का कोफिशिएंट हमारा 40 है, तो मेरे EI वैल्यू यहाँ 40 आ जाएगी। अब देखिए EI आ गया, बेसिस में चेंज हुआ और EI में भी चेंज हो गया क्योंकि मेरा इस वेरिएबल को की कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसने मेरा की रो के करस्पॉन्डिंग बेसिस में जो वेरिएबल था उसको रिप्लेस कर दिया, तो EI वैल्यू भी साथ साथ चेंज हो गई। अब जो ध्यान देने वाली बात है मेरे फ्रेंड्स कि अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे? हम कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाएंगे कि जो मेरा जो की एलिमेंट है उसका जो वैल्यू है वो यूनिटी आ जाए। की
एलिमेंट की वैल्यू को यूनिटी लगाने के लिए मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा, पहला ऑपरेशन जो लगाऊंगा वो होगा मेरा जो दिस इज माई R1 रो एंड दिस इज माई R2 रो। तो मेरा जो ऑपरेशन लगेगा कि जो मेरी R2 रो है, ये जो की एलिमेंट था वो R2 के करस्पॉन्डिंग था, तो मैं R2 में R2 डिवाइडेड बाई जो नई जो रो आएगी R2 डैश, जिसको मैं R2 डैश कहूं, तो R2 डैश इक्वल टू R2 बाई 4। R2 में R2 बाई 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ यूनिटी आएगा। तो पहले फ्रेंड मैं जो क्या करता हूं, मैं इसको जो है यूनिटी बनाने के लिए मेरा जो x1 के करस्पॉन्डिंग तो 1 आ गया, 4 बाई 4 1। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 3 बाई 4 वैल्यू, इसको मैं यूनिटी बनाऊंगा तो 0 बाई 4, तो ये तो 0 ही रहेगा और ये 1 बाई 4 हो जाएगा, दिस इज द 1 बाई 4। अब फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, जब आपने अपने की एलिमेंट को 0 बना लिया तो हमेशा अगला स्टेप क्या होता है, जो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग टॉप में जो वेरिएबल है, की एलिमेंट के से जस्ट ऊपर या नीचे जितने भी वेरिएबल होंगे, यहाँ तो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही वेरिएबल है, सीजे को कंसीडर नहीं करते, सीजे से ऊपर जितनी भी रो है उसमें जो की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसको मैं 0 बनाता हूं। यहाँ एक है, यदि इक्वेशन 3 कंस्ट्रेंट होती तो 2 वैल्यू को मेरे को 0 बनाना पड़ता, तो यहाँ पर एक ही है, तो मैं इस को क्या करना चाह रहा हूँ, 0 बनाना चाह रहा हूँ। तो मेरा जो अगला ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन नंबर 2, वो क्या होगा, R1 में R1 जो नई वैल्यू R1 डैश आएगी, R1 डैश इक्वल टू R1 माइनस R2 डैश, R1 माइनस R2 डैश। R1 में R2 डैश से यदि मैं माइनस कर दूं तो 2R2 डैश है, क्योंकि यहाँ 1 आ गया है, R2 डैश में यहाँ 1 है, तो 0 बनाना चाहता हूं तो 2R2 डैश। तो अगला मैं जो R1 डैश, R1 में जो चेंज होगा वो क्या आएगा, R1 माइनस 2R2 डैश। तो R1 मेरा क्या था, यहाँ 2 था, तो 2 माइनस 2 2 इंटू 1, तो 2 यहाँ 0 आ गया। यदि ये ऑपरेशन लगाऊं मैं तो यहाँ वैल्यू x1 के जो कोएफिशिएंट होगा 0, क्योंकि हमें करना ही यहाँ 0 होता है। हम ऐसा ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ मेरा की एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ऊपर या नीचे हमारा 0 हो जाए, तो यहाँ सिर्फ एक ही रो में चेंज करना है, R1 रो में, तो R1 में ये वैल्यू 0 आ गई। अब फिर उसके बाद हमारा क्या है, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बाई 2, 3 माइनस 3 बाई 2, तो यहां से सॉल्व करेंगे 3 माइनस 3 बाई 2, तो ये आ जाएगा, देखेंगे हम क्या आएगा, 3 माइनस 3 बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज द 3 बाई 2, 3 माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। फिर उसके बाद हमारा यहाँ 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 1 ही आएगी, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 माइनस 2 इंटू 1 बाई 4, तो 2 इंटू 1 बाई 4 यानी 1 बाई 2 और माइनस के साथ, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज द माइनस के 1 बाई 2। ऑपरेशन लगा, इस ऑपरेशन को मैंने इस रो में जब लगा दूंगा तो जो मेरी वैल्यू आ जाएंगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। फिर उसके बाद यदि ये वैल्यू यहाँ लगी हुई है तो ये मेरी जो वैल्यू है वो मेरी ऑब्वियस सी बात है बीआई में भी लगेंगी। तो बीआई में मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो ये क्या था, 4 से डिवाइड किया था इस रो में, तो बीआई को 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो 24 आएगा ही आएगा। और इस ऑपरेशन को लगाने के बाद 60 माइनस 2 इंटू 24 का मतलब 48, 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48, तो 60 माइनस 48, तो 60 माइनस 48 मेरा यहाँ 12 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो वैल्यू होगी वो 12 हो जाएगी। फिर उसके बाद मेरा सिमिलरली मेरा सीजे वैल्यू रहेगी, सीजे वैल्यू वही रहेगी जो अभी तक है, सीजे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है फ्रेंड्स, वो मेरी 40 35 0 0 रहेगी। अब मेरा जेड वैल्यू में बिल्कुल चेंज आएगा। जेड वैल्यू क्या थी मेरी, समेशन ऑफ EI इंटू AI, तो समेशन ऑफ EI इंटू AI यानी 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 40, तो 40 आ जाएगी। सिमिलरली 3 बाई 2
इंटू 0 तो 0 प्लस 4/40 इंटू 3/4 तो 10 यानी 30 तो 30 फिर ये क्या आ जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 30 40 30। सिमिलरली 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 40 0, फिर माइनस के 1/2 इंटू 0 0 प्लस 40 इंटू 0 10। तो यहां पर वैल्यू तो मेरी 0, यहां पर तो वैल्यू 0 ही आएगी और यहां वैल्यू मेरी 10 आ जाएगी, यहां में जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी, आप जैसा देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगला मेरा डेल्टा जे होता है। डेल्टा जे क्या है मेरा, सीजे। डेल्टा जे क्या होता है, सीजे माइनस जेड जे। सीजे में से जेड जे घटा दूं तो सीजे में सीजे यहाँ 40 माइनस 40 0, फिर 35 माइनस 35, फिर 0 माइनस 0 0 0 माइनस 10 माइनस 10। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा था कि ये जब किसी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तब आता है जब मेरा जेड जे वैल्यू सारी वैल्यू या तो 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए। परंतु देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी भी जेड जे वैल्यू में ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये नेगेटिव हो गई, परंतु अभी भी यहाँ +5 मौजूद है। तो जब तक पॉजिटिव वैल्यू मौजूद रहेगी डेल्टा जे में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, तब तक मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी पॉजिटिव वैल्यू, तो मेरा की कॉलम में हमेशा यही होता है कि मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू है, यही हाईएस्ट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा ये क्या हो गया, दिस इज माई की रो, की कॉलम हो गया फ्रेंड्स। ये मेरा अगला क्या बन गया, की कॉलम बन गया। अब जब मुझे की कॉलम मालूम पड़ गया तो मैं क्या करूंगा, अगला मेरा थीटा आई वैल्यू होता है। थीटा आई क्या होता है, बी आई इंटू ए आई ऑफ की कॉलम। अब मैं की कॉलम के जो की कॉलम के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है उनको बी आई वैल्यू में डिवाइड करूंगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 3/2, तो यहां से जो थीटा आई की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 8 आ जाएगी। 12 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सिमिलरली हमारा 24 डिवाइडेड बाई 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 32 आ जाएगी। अब मैं फ्रेंड्स, अगला मेरा स्टेप होता है कि मैं की रो सेलेक्ट करूं। तो की रो वैल्यू क्या होती है, थीटा आई की जो वैल्यू आए उनमें से मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मेरी की रो होती है हमेशा, चाहे वो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो चाहे मिनिमाइजेशन की हो। तो ये दिस रो इज माई की रो। अब हमारा की कॉलम आ गया और की रो आ गया, तो की कॉलम और की रो के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आता है दैट इज माई की एलिमेंट। तो यहां मेरा 3/2 मेरा की एलिमेंट हो जाएगा, दिस इज माई की एलिमेंट। और अब अगले स्टेप में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं की कॉलम के करस्पॉन्डिंग वेरिएबल x2 है और की रो के करस्पॉन्डिंग बेसिस में जो वेरिएबल है s1 है। तो अगले कॉलम में अगले जो मैं स्टेप करूंगा, स्टेप नंबर 5, इस स्टेप में मैं जो इस वेरिएबल या जो बेसिस में s1 वेरिएबल है उसको x2 से रिप्लेस करूंगा। फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4 की कहानी आपको मैं दोबारा से बता दूं, इसमें हम करते क्या है, हम पहले जो स्टेप नंबर फ्रेंड्स को हम देखते हैं कि हमने जो है स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 कैसे लिखा। तो जो मेरा की एलिमेंट आया, हमारा क्या टारगेट है, की एलिमेंट जो है उसको यूनिटी बनाना है। तो हमने हमारा R2 रो में R2 की एलिमेंट मेरा R2 रो का था, इसलिए R2 में ये 4 था, इसको यूनिटी बनाने के लिए मैं R2 रो में 4 से डिवाइड किया, तो मेरा जो पूरा रो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। 4/1 1 और 3/4 3/4 0 एंड 1 की जगह 1/4 हो जाएगा और 96 की जगह जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, की एलिमेंट जो आया उसके ऊपर जस्ट ऊपर जो हमारा मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है 2, इसको मेरे को 0 पुट करना है। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, ये R1 रो का था तो R1 रो में क्या ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस 2R2 डैश। दिस ऐसे ऑपरेशन को लगाने के बाद जो मेरी वैल्यू आई, ये तो 0 हो गई, दैट इज द 3/2, ये 1 दैट इज द -1/2 और ये 12 आ गई। फिर उसके बाद फिर जब मेरा ये वैल्यू आ गई तो उसके बाद मैंने अपना CJ, डेल्टा जे, ZJ और डेल्टा जे वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में किया था की रो
और की कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, की रो और की कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैंने की एलिमेंट सेलेक्ट किया। फ्रेंड्स फिर मैं इस स्टेप को रिपीट कर अगले स्टेप को मैं लिखने जा रहा हूं। तो जो मेरा प्रोसीजर है वही प्रोसीजर रिपीट होगा। जैसे मैंने स्टेप 3 से जैसे मैं स्टेप 4 में आया था, उसी तरीके से सिमिलरली मैं स्टेप 4 से स्टेप 5 में जाऊंगा। और कब तक जाना है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक, ये स्टेप कब तक कंटिन्यू रहेंगे, जब तक यदि कोई मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो बेसिस में मौजूद वेरिएबल जो डेल्टा जे में जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं हो जाती। यदि वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो सभी वैल्यू या तो 0 या पॉजिटिव नहीं हो जाती। ये हमेशा बात याद रखनी है। तो फ्रेंड्स स्टेप नंबर 5 मेरा जो होगा उसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 5 वही EI तो रहेगा ही रहेगा, EI बेसिस x1 x2 s1 s2 bi डाई। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो x2 वेरिएबल की कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल था वो x2 था और की रो के करस्पॉन्डिंग बेसिस में जो वेरिएबल था वो s1 था। तो जो मेरा प्रोसीजर है वो क्या है, की कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता है वो की रो के करस्पॉन्डिंग बेसिस में जो वेरिएबल होता है उसको रिप्लेस कर देगा। तो s1 को कौन रिप्लेस कर देगा, x2 रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ s1 की जगह मेरा क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। और सिमिलरली x1 तो x1 रहेगा ही रहेगा। अब मैं बात करूं EI वैल्यू क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे वेरिएबल बेसिस में जो वेरिएबल है उनकी जो वैल्यू है वही हमारी, उनके जो कोफिशिएंट है वही मेरे EI वैल्यू होती है। तो मैं देखूं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x2 का कोफिशिएंट क्या है, x2 का कोफिशिएंट मेरा 35 है, तो यहाँ ये वैल्यू 35 लिखी जाएगी। और x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मेरा 40 है, तो ये मेरा 40 आएगा। फ्रेंड्स फिर उसके बाद हमारा अगला जो टारगेट होता है वो क्या है कि मेरे को ये जो वैल्यू है जो की एलिमेंट है उसको यूनिटी बनाना है। तो मेरा क्या ऑपरेशन आएगा, ये मेरा रो R1 है, ये R1 R2, ये R1 है, ये R2 है। तो R1 में मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 की जो नई वैल्यू आ गई जिसको मैं R1 डैश कहूं, तो R1 डैश इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/3। तो R1 की जगह नई जो वैल्यू होगी वो R1 इंटू 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ 3/2 की जगह यहाँ तो मेरा ये 0 था, तो 0 इंटू 2 इंटू 3/2, तो ये तो 0 ही आएगा। यहाँ 3/2 की जगह मेरा 1 हो जाएगा। यहाँ मेरा 1 था, तो 1 इंटू 2 इंटू 2/3, तो ये क्या वैल्यू आएगी मेरी 2/3 वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू मेरी 2/3 आ जाएगी। अब मेरा ये क्या था, माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस 1/3। अब 12 में 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये वैल्यू मेरी 8 हो जाएगी। फ्रेंड्स फिर अगला स्टेप क्या होगा कि जो मेरा की एलिमेंट है, की एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट ऊपर या नीचे एलिमेंट लगा हुआ है उस एलिमेंट को मेरे को क्या करना है, 0 पुट करना है। उस एलिमेंट को 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा ऑपरेशन लगेगा वो R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस के ये क्या था मेरा 3/4 R1 डैश, मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा। तो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद मेरा यहाँ R2 क्या 1 माइनस के 3/4 इंटू ये क्या था 0, ये 0 है, तो यहाँ तो मेरा क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, यहाँ मेरा 1 आएगा। फ्रेंड्स फिर उसके बाद यहाँ मेरा क्या है 3/4 माइनस के 3/4 इंटू 1, तो ये तो 0 ही हो गया, इसीलिए ये ऑपरेशन लगाया गया था। फ्रेंड्स फिर उसके बाद ये क्या है मेरा 0 माइनस 3/4 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कट गया और 1/2, तो माइनस के 1/2, ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी यहाँ माइनस के 1/2 ऑपरेशन लगाने के बाद। सिमिलरली ये क्या है मेरा
ये 1/4 माइनस के 3/4 इंटू माइनस के 1/3। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर यहाँ 24 है, 24 माइनस 3/4 इंटू 8। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी वो 18 आ जाएगी। तो ये मेरी BI की वैल्यू आ गई। ऑपरेशन लगाने के बाद ये मेरा मैट्रिक्स बन गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, CJ वैल्यू तो मेरी वही होगी जो अभी तक मेरी हुआ करती थी। CJ वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 40 इंटू 35, 40 इंटू 35 इंटू 0 और ये 0, 40, 35, 0 एंड 0। और जो मेरा ZJ वैल्यू होता, ZJ मेरा क्या होता है, समेशन ऑफ AI इंटू EI, यानी 0 इंटू 35 प्लस 40 इंटू 1। तो यहाँ क्या आ गया, मेरा 40 आ जाएगा, ये मेरा 40 आ जाएगा। सिमिलरली 1 इंटू 35 प्लस 40 इंटू 0, तो यहाँ मेरा 35 आ जाएगा। फिर मेरा 35 इंटू 2/3 प्लस 40 माइनस के 1/2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10/3। फिर सिमिलरली 35 माइनस के 1/3 प्लस 40 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 25/3। तो ये मेरी ZJ वैल्यू आ गई। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज द डेल्टा J वैल्यू। डेल्टा J क्या होता है, दिस इज द CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ 40 माइनस 40 0, 35 माइनस 35 0। फिर उसके बाद 0 माइनस के 10/3, तो यहाँ आएगा माइनस के 10/3। फिर 0 माइनस के 25/3, तो ये यहाँ माइनस के 25/3 है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, फिर हम इस ZJ को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने क्या कहा था कि हमारा सॉल्यूशन वहां टर्मिनेट होता है, यहां पर हमारा ZJ की वैल्यू या तो नेगेटिव हो जाए या 0 हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस स्टेप नंबर 5 में जाके मेरा जो डेल्टा J की वैल्यू है वो या तो 0 है या नेगेटिव है। फ्रेंड्स जब ऐसा हो जाए किसी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कि मेरा डेल्टा J की वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाए तो मेरा सॉल्यूशन वहीं टर्मिनेट हो जाता है। मेरा जो अब आगे कोई स्टेप हमारा नहीं निकाला जाएगा, इसी स्टेप में हमारा आंसर है मौजूद रहेगा। फ्रेंड्स यदि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो तो हमेशा याद रखेंगे कि डेल्टा जब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक वैल्यू या तो पॉजिटिव नहीं हो जाती या 0 नहीं हो जाती, और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक की वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स अभी हम ये मेरी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने देखा कि मेरा डेल्टा J की वैल्यू या तो 0 या नेगेटिव आ चुकी है, तो यही मेरा सॉल्यूशन टर्मिनेट हो गया। तो यहां से हम देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया x2 = 8 आ जाएगा और x1 बराबर 18 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आ गया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं x1 बराबर स्टेप 6 की बात करूं, स्टेप 6 में मेरा आ गया x1 बराबर 18 और x2 = 8। ये मेरे आंसर आ गए। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन पर चले तो हमको क्या करना था, हमको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की वो क्वांटिटी बतानी थी जिस पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो आंसर में कैसे लिखूंगा कि यदि मैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए = 18 यूनिट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी = 8 यूनिट। तो फ्रेंड्स ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। यदि मैं प्रोडक्ट ए की 18 यूनिट को बनाऊं और प्रोडक्ट बी की 8 यूनिट को बनाऊं तो मेरा जो है प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। फ्रेंड्स ये एक सिंप्लेक्स मेथड है, मैंने इस प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व कर दिया। यहां मैंने ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन में 2 वेरिएबल x1 और x2 थे। अब फ्रेंड्स यदि 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स मैंने इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाला। आप यदि इसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो
x1 और x2 की वैल्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बी की जो क्वांटिटी है वो 18 और 80 आएंगी। फ्रेंड्स यही मेरा मैं एक सिंप्लेक्स का मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैं फिनिश कर रहा हूं। अगले लेक्चर में मैं सिंप्लेक्स की मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को लेके आऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू।